नमस्कार, राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं हरियाणा से, जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अब गठबंधन नहीं होगा। दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति न बनने के बाद बातचीत टूट गई। इसके तुरंत बाद आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है। आपकी पहली सूची में 20 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिन 11 सीटों पर कांग्रेस पहले ही उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, वहां पर भी आपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी हरियाणा में 10 सीटें मांग रही थी, लेकिन कांग्रेस 5 सीटें ही देने पर अड़ी थी। आम आदमी पार्टी सीटों की संख्या पर समझौते के लिए भी तैयार हो गई थी, लेकिन पसंदीदा सीटों पर कांग्रेस से सहमति नहीं बन पाई। दरअसल हरियाणा कांग्रेस के कई नेता आपसे गठबंधन के खिलाफ थे। उनका कहना था कि हरियाणा में इस समय कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा में दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ था। कांग्रेस ने 9 तो आपने 1 सीट कुरुक्षेत्र पर अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन वो हार गया था। और आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रमुख सुशील गुप्ता ने कहा कि उनकी पार्टी हरियाणा की सभी 90 सीटों पर लड़ेगी। उन्होंने बताया कि जल्द ही दूसरी सूची भी जारी कर दी जाएगी। आम आदमी पार्टी अपने 20 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। आम आदमी पार्टी एक समयबद्ध सीमा के अंदर रहते हुए आज हम अपनी पहली सूची जारी की है और बहुत जल्द हमारी दूसरी सूची जारी होगी। 90 विधानसभाओं पे हमारी पहले दिन से तैयारी थी। पहले दिन से हम एक मजबूत स्थिति, एक मजबूत विकल्प के रूप के अंदर आए हुए थे और अब हरियाणा के अंदर एक मजबूत और स्थिर सरकार आम आदमी पार्टी देगी। जिस दिन से मेरे बयान सुन रहे होंगे, मेरे बयान ये थे कि हम 90 विधानसभा की सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और आज भी मेरा बयान यही है कि हम 90 के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आपका बयान ये भी था कि आज जैसा आला कमान कहेगा, बातचीत चल रही है, वैसा मान लेंगे। ये भी तो आप ही का बयान था। मैंने 1 मिनट पहले भी बोला कि आला कमान मुझे ही कहे कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाके इस देश की रक्षा के अंदर खड़े हो जाते, हम आज भी वहां खड़े होंगे। उधर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गठबंधन टूटने पर तो टिप्पणी नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है हरियाणा में। और क्या कहना चाहोगे चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर क्या कहना चाहोगे? मैं कहा कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आप और कांग्रेस दोनों ही प्रदेश का भला नहीं कर सकते। दोनों, आम आदमी पार्टी भी भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई है, कांग्रेस भी भ्रष्टाचार की दलदल में है और दोनों की दो पार्टियां, क्योंकि ना प्रदेश का भला कर सकती हैं, ना देश का भला कर सकती हैं, ना आम आदमी का भला कर सकती हैं। ये आम आदमी की पार्टी नहीं है, ये अकेले आदमी की पार्टी है। वहीं हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी नेता अनिल विज ने कहा कि आपने कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस पहले तो एक दूसरे से मिलकर लड़ना चाह रहे थे, मिला है कि आम आदमी पार्टी ने ठेंगा दिखा दिया कांग्रेस को और उन्होंने अपनी लिस्ट। इसी घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए विजय गुप्ता, संपादक अमर उजाला हरियाणा। आपका स्वागत है विजय जी एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे ये समझना चाहेंगे कि आप किस तरह से देखते हैं आप और कांग्रेस का गठबंधन ना होना, इससे किसे फायदा हो सकता है, किसे नुकसान हो सकता है? देखिए अखिलेश, ये जो गठबंधन होने जा रहा था, इसमें कई बार ये हुआ कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। दरअसल आप और कांग्रेस दोनों के ही जो हरियाणा के जो प्रदेश स्तर के नेता थे, वो कहीं ना कहीं ये चाहते नहीं थे कि गठबंधन हो। वो दोनों अपने अपने स्तर पर लड़ना चाह रहे थे। खासतौर पे कांग्रेस में तो चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या रणदीप सुरजेवाला हो, उन्होंने बहुत स्पष्ट ये कई बार कहा कि हम 90 के 90 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी के भी जो हरियाणा के नेता थे, चाहे सुशील गुप्ता हो चाहे अनुराग ढांडा हो, उन्होंने भी 2-3 बार ये स्पष्ट कहा। लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व है दोनों दलों का, वो कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन का जो एक फॉर्मेट है या उसको लेके वो चाह रहा था कि ये गठबंधन हो। बात सिर्फ जो इनकी बिगड़ी है वो सीटों की शेयरिंग पर ही है। आम आदमी पार्टी पहले 10 के आसपास सीटें मांग रही थी
और कांग्रेस 5 से ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं थी जी। और उन सीटों में भी कांग्रेस ये चाहती थी कि ये जो शहरी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के लिए टफ रहा है हमेशा से कंटेस्ट, वो उनको देना चाह रहे थे, जबकि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली और पंजाब से सटी हुई सीटें हैं वो चाह रही थी। तो वो सीटों को लेके जो है वो बात नहीं बनी और जैसे पुंडरी है, कलायत है, गुला चिका है, ये सब सीटें, इनमें पिछली बार कांग्रेस जो है वो दूसरे नंबर पर रही थी। ये सब सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी चाह रही थी, तो कांग्रेस नहीं चाह रही थी। उनको लग रहा था कि हम पिछली बार दूसरे नंबर जी। पर रहे हैं और हम आसानी से यहाँ पर फाइट वो कर सकते हैं। तो ये सीटों को लेके ये बात नहीं बनी और अल्टीमेटली उन्होंने जो है आज अपनी लिस्ट को जारी कर दी। ठीक है। बलवंत तक्षक जी भी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। बलवंत जी, स्वागत है आपका एडीटीवी इंडिया पर। आपके हिसाब से इसके पीछे क्या कारण है और क्या आपको लगता है कि अब भी कोई गुंजाइश है कि आगे चलकर इनका समझौता हो सकता है, कोई बात बन सकती है सीटों के बंटवारों को लेकर? देखिए, मैं तो ये मानूंगा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने कई बार चुनाव लड़े लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल पाई। पहली बार लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ और डॉक्टर सुशील गुप्ता जो आपकी हरियाणा इकाई के अध्यक्ष हैं वो जीतते जीतते रह गए। यानी कि इनेलो के जो अभय सिंह चौटाला उम्मीदवार थे कुरुक्षेत्र से, उम्मीद की जा रही थी कि उनके वोट 50-55 हजार के आसपास रहेंगे, लेकिन वो 70 हजार से ऊपर वोट चले गए और इसलिए नवीन जिंदल की जीत होगी और डॉक्टर सुशील गुप्ता हार गए। मैं समझता हूं कि अगर दोनों पार्टियां हरियाणा में चुनाव लड़ती हैं मिलकर, तो 1 और 11 की कहावत चरितार्थ होगी। 10 नंबर कांग्रेस के हैं, 1 नंबर आम आदमी पार्टी का है, दोनों मिलकर 11 हो जाएंगी। आम आदमी पार्टी का पिछले कई चुनावों से हरियाणा में खाता नहीं खुला है। अगर वो कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ती है तो आम आदमी पार्टी का हरियाणा में पहली बार खाता खुलेगा और उनको अपनी जड़ें जमाने का मौका मिलेगा। आप देखिए, पड़ोसी राज्य जो पंजाब है, लोकसभा चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी अलग लड़ी, कांग्रेस अलग लड़ी और 2 निर्दलीय सांसद वहां से चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। बड़ी मुश्किल से अकाली दल में हरसिमरत कौर चुनाव जीत पाई। बाकी पार्टियां सीटें जो थी 13 में से वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास आई। अगर दोनों पार्टियां पंजाब में भी मिलकर लड़ती तो मैं समझता हूं कि 13 की 13 सीटें दोनों पार्टियां जीतती। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की कोशिश 20 सीटों पर लड़ने की थी, अंत में 10 सीटों पर आम आदमी पार्टी आ गई और कांग्रेस 5 से बढ़कर 6 तक चली गई। जी। कल रात तक ये उम्मीद थी कि दोनों पार्टियों में समझौता का ऐलान सोमवार को हो जाएगा। 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी, 1 सीट शायद और उसको कोई दे दी जाएगी। आम आदमी पार्टी की जो डिमांड थी वो दिल्ली के साथ लगती हरियाणा, गुड़गांव, फरीदाबाद की सीटें थी और पंजाब के साथ लगती हुई कैथल और जींद जिले की सीटें थी। कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब और जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं, उनका ये मानना था कि हरियाणा अपने बलबूते पर कांग्रेस चुनाव लड़ने में सक्षम है, सभी सीटों पर उसके पास बेहतर उम्मीदवार हैं और वो अपने बलबूते सरकार बनाने में बहुमत हासिल करने में सक्षम है। लेकिन चूंकि राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन है, लोगों के बीच में एक संदेश जाना चाहिए कि हम सब मिलकर लड़ रहे हैं, इसी सूरत में समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों की डिमांड की थी। बाद में उन्होंने कहा जरूरी है, सीटें जरूरी नहीं है और एक सीट पर गठबंधन के कुछ ऑडियो का इशू आ गया है बलवंत जी, इसको ठीक कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन विजय जी, आपके पास आना चाहूँगा, संक्षेप में आपसे समझेंगे इसी मुद्दे पर। आपके हिसाब से क्या ये भी हो सकता है कि जो बीजेपी विरोधी वोट हैं वो इसके चलते बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये अब मुकाबला 4 कोण का नहीं बल्कि 5 कोण का मुकाबला होता हुआ हरियाणा में दिखाई दे रहा है? अखिलेश, निश्चित तौर पे वोट तो बटेंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी पिछले 2 साल में काम तो किया है ग्राउंड लेवल पे और इनके भी जो कैंडिडेट है वो जो भी वोट शेयर लेंगे तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही, उससे जो है कांग्रेस का ही वोट शेयर वो उधर ज्यादा जाता नजर आएगा, ऐसा लगता है। हालांकि अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 46 सीट्स पर जो है आम आदमी पार्टी लड़ी थी और उनका जो वोट शेयर था वो 0.48% था, जो कि नोटा से भी कम था, मतलब 0.52 था। लोकसभा का जो चुनाव कुरुक्षेत्र की सीट पे इन्होंने लड़ा कांग्रेस के साथ गठबंधन में, वहां पर जरूर जो है वो 4% के आसपास जो है वोट जो है सिर्फ आम आदमी पार्टी, ऐसा माना जाता है कि उनके लिए। लेकिन इस बार जो है क्योंकि वोट बटने हैं और ये माना जा रहा है कि जैसे जाट और दलित वोट को, खासतौर पे जाट वोट वो कंसोलिडेट होता नजर आ रहा है, तो
मतलब वो ये कि बीजेपी को नहीं जाएगा अब वो, लेकिन जब और जो है कांग्रेस में भी और आप में भी, इनेलो भी, जब 3-4 वो हो जाएंगे तो वोट तो बटेगा जी। जैसे अभी भी जो पहली लिस्ट आई है उसमें आम आदमी पार्टी ने भी 20 में से 9 जो है वो जाट कैंडिडेट हैं, 5 ओबीसी हैं, तो 3 जट सिख हैं, 3 ब्राह्मण हैं, तो ज्यादा संख्या यहाँ पर भी जो है वो जाट जो है कैंडिडेट्स की ही है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा की उन 2 हॉट सीटों की जिन्हें लेकर ज़बरदस्त चर्चा हो रही है। ये सीटें हैं उचाना कला और तोशाम। क्यों हैं ये सीटें इतनी खास, एक नज़र डाल लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं उचाना कला की। जाट प्रत्याशी ही इस सीट से जीतते आए हैं। चौटाला और चौधरी परिवार के बीच इस सीट पर जंग रही है। 2019 की बात करें तो यहाँ पर दुष्यंत चौटाला ने चौधरी बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता को हराया था, लेकिन 2014 में प्रेमलता ने दुष्यंत चौटाला को हरा दिया था। 2009 की बात करें तो ओम प्रकाश चौटाला ने बीरेंद्र सिंह को हराया था। चौधरी बीरेंद्र सिंह 5 बार इस सीट से विधायक रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर वो कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस से बृजेंद्र सिंह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बृजेंद्र सिंह IAS थे और VRS लेकर राजनीति में आए हैं। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसी तरह तोशाम सीट की बात भी कर लेते हैं। तोशाम सीट भी जाट बहुल सीट है। ये पूर्व मुख्यमंत्री बंशीलाल के परिवार के दबदबे वाली सीट है। हरियाणा बनने के बाद इस सीट पर 14 बार चुनाव हुए, जिनमें से 12 बार बंशीलाल परिवार ने तोशाम में जीत दर्ज की है। बंशीलाल बेटे सुरेंद्र सिंह, बहू किरण चौधरी यहाँ से विधायक और बाद में मंत्री भी बने। 2005 में हेलीकॉप्टर हादसे में सुरेंद्र सिंह का निधन हुआ। 2005 में यहाँ पर उपचुनाव हुआ जिसमें उनकी किरण चौधरी जो है विधायक बनी और 2005 से किरण चौधरी लगातार विधायक हैं। अब वो बीजेपी में शामिल होकर राज्यसभा में चली गई हैं। इस बार उनकी बेटी श्रुति चौधरी को यहाँ से टिकट दिया गया है। श्रुति चौधरी का मुकाबला कांग्रेस के अनिरुद्ध चौधरी से है और पूर्व BCCI अध्यक्ष रणबीर सिंह महेंद्र के बेटे हैं अनिरुद्ध चौधरी और दोनों आपस में चचेरे भाई बहन हैं। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ विजय गुप्ता जी भी बने हुए हैं, बलवंत तक्षक जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। बलवंत जी, ये जो 2 सीटें हमने बात की है उचान कला और साथ ही तोशाम, ये काफ़ी दिलचस्प गणित है, यहाँ पर समीकरण है, परिवारों की सीट मानी जाती हैं और इस बार भी लगता है कि परिवारों के बीच में ये मुकाबला जो ऐतिहासिक रूप से परंपरागत रूप से होता है वो फिर से हो रहा है। आपके हिसाब से इन सीटों का क्या महत्व है, खास तौर से हरियाणा की राजनीति में अगर जाट वोटों के लिहाज से देखा जाए तो? मैं तो अखिलेश जी कहूँगा कि जो भिवानी जिला चौधरी बंसीलाल जी का गृह जिला रहा है और तोशाम से वो एक बार 1987 में जो मौजूदा सांसद हैं चौधरी धर्मवीर, उनसे हारे थे, लेकिन अदालत ने उनके चुनाव को अवैध ठहरा दिया था, यानी कि उनकी जीत को खारिज कर दिया था और विधानसभा में उनको वोट का अधिकार भी नहीं रहा था। लेकिन जब से हरियाणा बना है और जब से बंसीलाल चुनाव लड़ने लगे हैं, वो सीट चाहे चौधरी बंसीलाल ने जीती हो, चाहे उनके बेटे सुरेंद्र ने जीती हो, चाहे सुरेंद्र के निधन के बाद किरण चौधरी ने जीती हो और हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सुरेंद्र सिंह के निधन के बाद जब किरण चौधरी दिल्ली की राजनीति छोड़ के हरियाणा में आई थी तो उन्होंने जो वोट उन्होंने जो जीत दर्ज की थी उपचुनाव में, वो आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटों से हरियाणा में जीती है और उसके बाद हुड्डा सरकार में वो कैबिनेट मिनिस्टर बन गई थी। श्रुति चौधरी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस की दावेदार थी। उनकी टिकट काट के रावधान सिंह को दी गई, रावधान सिंह हार गए और किरण चौधरी नाराज होकर भाजपा में चली गई। भाजपा ने उनको राज्यसभा भेज दिया 1.5 साल के लिए और उनके इस्तीफे के बाद जो सीट खाली हुई उस पर श्रुति चौधरी को भाजपा ने टिकट दे दिया। भाजपा आज तक कभी तोशाम से नहीं जीती है। आमतौर पर इस सीट पर बंसीलाल परिवार का ही कब्जा रहा है, लेकिन ये पहला मौका है जब चौधरी बंसीलाल के निधन के बाद बंसीलाल परिवार राजनीतिक तौर पर बिखर गया, कुछ कांग्रेस में रह गए, कुछ भाजपा में चले गए और अब तोशाम की सीट पर जो मुख्य मुकाबला होना है वो बंसीलाल के परिवार में ही होना है, क्योंकि अनिरुद्ध चौधरी जो है वो रणबीर महेंद्रा के बेटे हैं और श्रुति चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की बेटी हैं और सुरेंद्र सिंह और रणबीर महेंद्रा दोनों सगे भाई थे। रणबीर महेंद्र बड़े भाई हैं, सुरेंद्र सिंह छोटे थे। अब बहन और भाई का मुकाबला तोशाम में। अभी तक तो वहां चौधरी बंसीलाल का जो राजनीतिक उत्तराधिकारी थे सुरेंद्र सिंह थे, सुरेंद्र सिंह के बाद किरण चौधरी उनकी राजनीतिक उत्तराधिकारी थी और रणबीर महेंद्रा के जीजाजी सोमवीर सिंह ये दोनों भी विधायक रहे हैं और कांग्रेस में रहे हैं, लेकिन पारिवारिक रूप से इनमें अनबन थी। किरण चौधरी जी के साथ ना रणबीर महेंद्रा साहब की बनती थी, ना उनके जीजा सोमवीर सिंह जी की बनती थी और वो आमतौर पर किरण चौधरी के प्रभाव की वजह से वो चुनाव जीतने में भी नाकाम हो जाते थे, क्योंकि उनकी उस ढंग से मदद नहीं होती थी बंसीलाल परिवार से। अब इस लड़ाई में किरण चौधरी अपनी बेटी को मैदान में उतार चुकी हैं। अगर वो जीतती है तो भाजपा
1966 के बाद मुझे लगता है पहली बार वहां से जीतेगी। लड़ाई अनिरुद्ध चौधरी और श्रुति चौधरी के बीच ही रहनी है। तीसरी पार्टी का कोई उम्मीदवार आएगा तो मैं समझता हूँ कि शशि रंजन परमार एक बार विधायक रह चुके हैं इनेलो से, वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, राजपूत वोटों को खींचने की कोशिश करेंगे जी। और कांग्रेस कोशिश रहेगी कि कोई ना कोई एक और ब्राह्मण उम्मीदवार वहां से आ जाए ताकि श्रुति चौधरी को राजपूतों के और ब्राह्मणों के वोट ना मिले, अनिरुद्ध चौधरी की जीत पक्की हो जाए। लेकिन ये तो 8 तारीख को ही पता लगेगा कि वहां श्रुति चौधरी अपनी सीट को कायम रख पाती हैं या उनसे कांग्रेस वापस उस सीट को छीन लेती है। रही उचाना की बात, उचाना में जी, उचाना के बारे में मैं विजय जी से पूछ लेता हूँ। आपने बहुत अच्छे से तोशाम का पूरा समीकरण, इतिहास, भूगोल सब बताया है दर्शकों को। विजय जी, यही सवाल उचान कला के बारे में भी, वहाँ पर भी जो मुकाबला होता आया है, ओम प्रकाश चौटाला का हो चाहे दुष्यंत चौटाला का, और जिस तरह से एक तरफ सर छोटू राम की विरासत है, दूसरी तरफ देवीलाल जी की विरासत है, तो वहाँ पर भी विरासत की टकराव साफ तौर पर दिखाई देता है। जी बिल्कुल, ये देवीलाल परिवार की ही सीट मानी जाती रही है। खुद ओम प्रकाश चौटाला भी यहाँ से लड़े और वीरेंद्र सिंह चौधरी, वीरेंद्र सिंह जो यहाँ से 5 बार कांग्रेस के विधायक रहे और ओपी चौटाला ने उनको हराया वहां से। और फिर दुष्यंत जो है उनकी जो पत्नी है प्रेमलता, उनको जो है उन्होंने हराया। तो इस तरीके से वीरेंद्र सिंह का भी यहाँ अच्छा एक प्रभाव रहा है, दबदबा रहा है। और बेसिकली ये जो 3 सीटें हैं, जुलाना है, जींद है, उचाना है और नरवाना भी, ये देवीलाल जी का प्रभाव क्षेत्र इसको माना जाता रहा है, कोर वोट बैंक इनकी रही है। और इस बार जो दुष्यंत चौटाला क्योंकि डिप्टी सीएम रहे हैं यहाँ से, और लेकिन कहीं ना कहीं जजपा के प्रति एक इस वजह से लोगों में थोड़ा वो है कि भाजपा के साथ रही, खासतौर पे चाहे किसान आंदोलन की बात हो या पहलवानों वाला वो हो, तो उसमें लोगों को ये है कि इन्होंने भाजपा का ही साथ दिया और भाजपा के प्रति एक जो थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी कह लें या इन दोनों मामलों को लेके पहलवान और किसान दोनों का वो है, तो ये एक उनके नेगेटिव रहता है दुष्यंत चौटाला के। जहां तक इसकी बात है कि ब्रजेंद्र सिंह वो जो है वो हिसार से एमपी रहे हैं और जब से कांग्रेस में आए हैं दोनों, वीरेंद्र सिंह जी और ब्रजेंद्र सिंह भी, तभी से माना जा रहा था कि इनको जो है यहाँ से उतारा जाएगा और उन्होंने वहां पर अपनी वर्किंग शुरू कर दी थी। अभी ये भी चर्चा है ऐसी कि हो सकता है 3-4 महीने पहले अभय चौटाला ने ये कहा था पब्लिक मीटिंग में कि इनेलो का जो मुख्यमंत्री चेहरा होगा वो उचाना कला से ही लड़ेगा। ऐसी भी चर्चाएं हैं कि हो सकता है, हालांकि अभय चौटाला जो है वो ऐलान कर चुके हैं कि वो इलाहाबाद से लड़ेंगे, लेकिन ये भी कयास अभी लग रहे हैं कि हो सकता है अभय चौटाला भी इस सीट से जो है वो उतर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर उचाना कला की लड़ाई और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये जो देवीलाल परिवार का जो विरासत का फैसला है फिर यहाँ उचाना सीट से हो। बहरहाल अभी की उसमें, जैसे अभी जो आम आदमी पार्टी ने भी जो पवन फौजी हैं उनको उतारा है, तो बहुकोणीय मुकाबला तो यहाँ भी हो रहा है। लेकिन वही है कि जाट वोट बटेंगे और ऐसे उसमें कहीं ना कहीं जो ब्रजेंद्र सिंह को है वो एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिल सकता है और वीरेंद्र सिंह का जो अपना एक प्रभाव है उसका मिल सकता है। बलवंत जी, संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे तोशाम के बारे में जो आपने बात कही कि बंसीलाल परिवार के भीतर ही इस बार ये जंग देखने को मिल रही है, चुनावी जंग। क्या ये हरियाणा की राजनीति में सामान्य बात है? क्योंकि अन्य राज्यों में भी हमने देखा कि इस तरह से जब होता है, अजीत पवार का ये बयान अभी हाल ही में आया कि उनसे गलती हुई कि वहाँ पर उन्होंने अपनी पत्नी को सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़ाया। तो जब परिवार के ही लोग आपस में चुनाव लड़ते हैं तो इसको जनता किस तरह से देखती है? अखिलेश जी, मैं तो ये कहूँगा आपको कि जो उचाना कला की बात हो रही थी, वहाँ लड़ाई आमतौर पर चौधरी वीरेंद्र सिंह में ही होती रही है। मतलब बार लोकसभा चुनाव में चौधरी वीरेंद्र सिंह ओम प्रकाश चौटाला साहब को हरा चुके हैं। प्रेम वहां से एक बार चुनाव जीती भाजपा के टिकट पर, क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह भाजपा में चले गए थे, उस सूरत में भाजपा को वहां से प्रेमलता को जीत मिली। वो जीत भी चौधरी वीरेंद्र सिंह की थी, पार्टी की नहीं थी। अब भी जो चुनाव होना है वहां वो ब्रजेंद्र सिंह, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे और दुष्यंत चौटाला के बीच में होना है। भाजपा वहां जो उम्मीदवार खड़ा भी करेगी वो उस लड़ाई को तिकोना नहीं बना पाएगा। देखना ही होगा कि
इंडियन नेशनल लोकदल के जो प्रधान महासचिव हैं अभय सिंह चौटाला, वो वहां किस उम्मीदवार को मैदान में उतारते हैं। उनकी कोशिश ये रहेगी किसी भी तरीके से दुष्यंत चौटाला को चुनाव में जीत नहीं मिलनी चाहिए। उनको चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे से इतनी नाराजगी नहीं जितनी अपने भतीजे दुष्यंत चौटाला से नाराजगी है। वो चाहते हैं कि जो चौधरी देवीलाल के परिवार की राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं वो अभय सिंह चौटाला हो, ना कि दुष्यंत चौटाला या अजय चौटाला हो। तो उनकी कोशिश तो किसी भी सूरत में दुष्यंत चौटाला को उचाना से चुनाव हराने की होगी। दुष्यंत चौटाला पिछले चुनाव में प्रेमलता को मात देके विधानसभा में पहुंचे, 10 सीटें आई, बीजेपी के साथ समझौता हुआ, 4.5 साल उन्होंने राज किया जी। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब आए तो जेजेपी को उन्होंने बाहर कर दिया। जेजेपी के खिलाफ नाराजगी है कि किसान आंदोलन में उन्होंने समर्थन नहीं किया, किसान पहलवानों को उनकी जी बलवा जी माफी चाहता हूँ, समय की थोड़ी कमी, आपने बहुत अच्छे से बताया। और ये जो परिवारों की जो लड़ाई, लगता है विरासत की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विजय जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर।